Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur, Marwar. Students, we have started a new topic, active and passive voice, in our last video. We studied the rules, the structure, the changing of active and passive voice in last video. Today, we will learn how to change an active voice sentence into passive voice sentence. विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम जो पिछले वीडियो में नियम बताए गए थे, सब्जेक्ट चेंजिंग, ऑब्जेक्ट चेंजिंग, टेंस चेंजिंग, इन सब नियमों के बारे में चर्चा की गई थी। उन्हीं नियमों को, उन्हीं जानकारी को काम में लेते हुए आज के वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है वो हम देखेंगे। उनका स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, उसी स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकल वे में कैसे यूज़ किया जाता है आज हम वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स एक्टिव वॉइस के हैं। आप देख पा रहे हैं सभी में जो सबसे पहले आया हुआ है वो सब्जेक्ट है। इस चीज़ को हम कैसे पता कर पाते हैं? मैंने बताया था जब वर्ब होती है, वर्ब के साथ हु जोड़ा जाता है तो आंसर जो आता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ वर्ब आई हुई है एट, एट, अब इसके साथ जोड़ेंगे हु एट तो आ जाएगा राजीव। उसी प्रकार चेंज्ड, हु चेंज्ड, हु हैज़ चेंज्ड, आई, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। यहाँ राजीव क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वी वर वॉचिंग ए मूवी दैट नाइट, वॉचिंग ए मूवी, हु वॉचिंग, हु वर वॉचिंग तो क्या जाएगा? वी। उसी प्रकार ही विल पेंट द इंटायर हाउस, हु विल पेंट? ही। तो इस तरह से हु का जो आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी वाक्य के लिए वो हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट। और ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है नॉर्मली एक्टिव वॉइस होता है। अब हमें इस एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। विद्यार्थियों, जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पता करना होता है उस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, इस बात का पता करना होता है। क्यों? क्योंकि आप जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे तो बनाते समय सबसे पहले यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैसिव ऑब्जेक्ट की। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट, फिर क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आती है? मेन वर्ब, फिर क्या आता है? बाय, और फिर क्या आता है? सब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस का। तो आप जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे किसी भी सेंटेंस को तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, बाकी सारी बातें उसके बाद में होगी। तो हम जैसे पहला वाक्य है, पहले वाक्य में पता करने का प्रयास करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बताया था आप जो क्वेश्चन जो सेंटेंस दिया हुआ है उसकी मेन वर्ब को ढूंढो, मेन वर्ब के साथ व्हाट या whom से क्वेश्चन बनाओ, उसका जो आंसर आपको मिलेगा वो निश्चित रूप से क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ आ रहा है एट, व्हाट एट, क्या खाया? 4 चपातीज। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? 4 चपातीज। तो सबसे पहले हम उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे 4 चपातीज। नेक्स्ट थिंग, आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। नेक्स्ट थिंग में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में हो सकता है हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, लेकिन पैसिव वॉइस में लगभग आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाए तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा जो आपके वहाँ सेंटेंस में टेंस आ रहा है वो कौन सा है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एट, ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये एट कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म हमेशा किस में आती है? पास्ट सिंपल टेंस में। इट मीन्स
यहाँ जो टेंस आया हुआ वो कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। और आपने जो रूल्स पढ़े थे उस रूल्स में देखा था पास्ट सिंपल टेंस किस में चेंज होता है, यानी पास्ट सिंपल आई हुई है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या आ जाता है? वॉज ऑब्लिक वर, ये आ जाता है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। ये हमने हमेशा ही कह रखा है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। तो इसका मतलब यहाँ जो सेंटेंस आपके सामने है उस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लिखनी है? या तो वॉज या वर। अब पहले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब एक वचन थी, बहुवचन थी, क्या थी उसको भूल जाइए। अभी आपके सामने जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आया है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ ऑब्जेक्ट आया हुआ है फॉर चपातीस, जिसको हमने किसकी जगह पर लिखा है? सब्जेक्ट की जगह पर। और चूंकि ये नाउन है और नाउन में जो प्रोनाउन चेंजिंग का काम होता है वो नहीं होता है, इसलिए एज इट इज हम नाउन को यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं। फोर चपातीस क्या है? प्लूरल। और प्लूरल के साथ क्या आता है? वॉज या वर। तो प्लूरल के साथ क्या आता है? वर। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एट। एट जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म है उसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। तो यहाँ आ जाएगा फोर चपातीस वर ईटन। फिर क्या आएगा यहाँ पे? बाई कनेक्टिव, बाई आएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन। और उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? राजीव। ये भी क्या है? एक नाउन है। और नाउन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हुए हमें उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज राजीव। इसके बाद में इन लंच लिखा हुआ है तो वो भी वापस यहाँ लिख दिया जाएगा इन लंच। एडिशनल जो भी चीज़ें होती है उसको लास्ट में ही लिखा जाता है। बाकी पहले जो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाई और सब्जेक्ट, बाकी अदर्स चीज़ें। तो इस तरह से हमने क्या किया? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला। अब सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। आई हैव चेंज्ड द फ्लैट टायर। अब यहाँ पर वही बात, सबसे पहले ढूंढो ऑब्जेक्ट। आपको यही काम करना है। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फाइंड आउट करो। यहाँ पर आया हुआ है वर्ब चेंज और मैंने कहा था उसके साथ क्या जोड़ना है? व्हाट या whom। whom किस कंडीशन में जोड़ा जाता है? यदि ऑब्जेक्ट जो है किसी प्रकार का जो पर्सन रहता है वो। अब यहाँ वस्तु है, थिंग है, इसलिए यहाँ पे व्हाट जोड़ के देखते हैं। व्हाट चेंज, क्या चेंज किया? द फ्लैट टायर। यहाँ जो टायर है वो मेन ऑब्जेक्ट हो गया, फ्लैट क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव। तो हमें पूरा के पूरा यहाँ पे इसी को काम में लेना है, द फ्लैट टायर। इसको हम कहाँ काम में लेंगे? सबसे पहले तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फ्लैट टायर। उसके बाद में वही चीज हमें क्या लिखनी होती है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हैव, और हमने सीधा सीधा पढ़ा है हैव और हैज यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में एक्टिव वॉइस में आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैव और हैज के स्थान पर हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। अब हैज बीन का यूज करें या हैव बीन का यूज करें, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? यहाँ क्या आया हुआ है? सिंगुलर या प्लूरल। यहाँ द फ्लैट टायर, ये क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ आ जाएगा हैज बीन। अब विद्यार्थियों यहाँ एक खास बात पे ध्यान देना, जब एक्टिव वॉइस में वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब थी, वो थी हैव, और पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? हैज बीन। यही होता है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट को फॉलो करती है, इसीलिए उसका चीफ रोल कहा जाता है, उसको प्रिंसिपल कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को प्रधान कहा जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब की क्या लिखी? एक वचन। पहले एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस में किसको प्रिंसिपल चीफ माना जाता है? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई, वो क्या है? प्लूरल, और उसके हिसाब से हमने यहाँ क्या लिखा? हैव। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा द फ्लैट टायर हैज बीन। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और जो यहाँ लिखी हुई है वो थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में क्या जाएगा? बाई। और उसके बाद में देखो अब यहाँ चेंजिंग की बात आएगी। आई लिखा हुआ है और आई को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख रहे हैं, तो आई का क्या बनाकर लिखेंगे? मी। ये मैंने बता दिया था टेबल में, उसको गौर से देखिए और हल करते समय उसको सामने भी रखिए।
अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे डिस्कशन करते हैं। वी वर वॉचिंग ए मूवी दैट नाइट। इस सेंटेंस में भी सबसे पहला काम अपना क्या है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, मैन वर्ब को देखकर। वॉच, व्हाट वॉच, क्या देखा, मूवी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मूवी, और मूवी के साथ एक आर्टिकल लगा हुआ है ए, तो ये पूरा पूरा एक साथ आएगा ए मूवी। यहाँ ये ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ आप बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। कई बार ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा में फ्रेज दे रखा होता है, टाइम प्लेस दे रखे होते हैं, तो आप क्या करते हैं उस टाइम या प्लेस को ही लेके सेंटेंस की शुरुआत कर देते हैं। जैसे जब आप गलती करते हैं, यहाँ वापस ए मूवी लिख देते हैं। जैसे कई बार आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है दैट नाइट, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बिना सोचे समझे दैट नाइट से ही पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना देंगे। जबकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, ज्यों ही पैसिव वॉइस में आपका कन्वर्जन शुरू होता है, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में आप बदलते हैं, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा ऑब्जेक्ट का पता करना। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए नियम व्हाट और हुम से वर्ब के साथ जोड़कर क्वेश्चन बनाइए। जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा ए मूवी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसको हमने किसकी जगह पे लिख दिया, सब्जेक्ट की जगह पर। उसके साथ आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुई है, वर्ब। हमने जो टेबल लिखाई थी चेंजिंग की, आप ये वीडियो देखते समय उस टेबल को अपने सामने, यानी जो पुराना काम आपने किया है वीडियो से, उस काम को आप अपने सामने रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वर के आगे मैंने जो चेंजिंग लिखाया है वो लिखाया है वॉज बीइंग या वर बीइंग। और यहाँ वॉज आएगा या वर, तो मूवी कितनी है, एक, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा वॉज और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। ये आप देख सकते हैं अपने पिछले होमवर्क में, देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है वॉज वर, उसके सामने पैसिव वॉइस की टेबल के नीचे लिखा हुआ है वॉज वर प्लस बीइंग। और मेन वर्ब की निश्चित रूप से क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, तो आ जाएगा WATCHED, वॉच्ड। अब ये आ गया ए मूवी, ऑब्जेक्ट, वॉज बीइंग, हेल्पिंग वर्ब वॉच्ड, मेन वर्ब, देन आ जाएगा बाई, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ भी देखो ये वी क्या है, सब्जेक्ट की फॉर्म है, इसको हमें किसकी जगह लिखना है, ऑब्जेक्ट की जगह पर। और ये परिवर्तन भी मैंने बता रखा है कि वी को जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा जाएगा तो उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। तो वी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, अस, तो यहाँ आ जाएगा बाई अस। इस तरह से ये थर्ड सेंटेंस चेंज हुआ। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। फोर्थ सेंटेंस है ही विल पेंट द इंटायर हाउस। अब इसमें भी वही काम करना है जो हर बार कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए। मेन वर्ब क्या है, पेंट, व्हाट पेंट, द इंटायर हाउस, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और शुरुआत हम करेंगे द इंटायर हाउस, ये सबसे पहले हमने लिख दिया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब आती है हेल्पिंग वर्ब की बात। हेल्पिंग वर्ब इसमें दी हुई है, वो क्या है, विल। और आप अपनी टेबल में देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की चेंज वाले टेबल में या टेंस की चेंज वाले टेबल में कि जब विल और शैल आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय शैल बी या विल बी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एंड द एंटायर हाउस, इसके साथ क्या आएगा, विल बी, क्योंकि फ्यूचर सिंपल टेंस में केवल आई और वी के साथ ही शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ किसका यूज होता है, विल का। तो एंटायर हाउस विल बी। अब पेंट यहाँ पे कौन सी वर्ब थी, फर्स्ट फॉर्म। आपको पता है फ्यूचर सिंपल टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और जब उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म की जगह पे थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा विल बी पेंटेड, विल बी पेंटेड, और उसके बाद में आ जाएगा बाई। और फिर यही वापस बात आएगी, ही को चेंज करना है, ही को किससे बदलना है, हिम में। आप टेबल में देख सकते हैं ही को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हिम। तो इस तरह से इस सेंटेंस का भी कन्वर्जन हो जाएगा, द एंटायर हाउस विल बी पेंटेड बाय हिम। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये सारे सेंटेंस जो मैंने कराए हैं, सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव है। कौन से प्रकार के हैं, अफर्मेटिव प्रकार के सेंटेंस है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं अभी जो हमने सीखा वो ये सीखा कि एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम जो सीख रहे हैं वो ये है
एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। मैंने आपके सामने पहले एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए लिखा है। वो होता है सब्जेक्ट, उसके साथ आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आता है नॉट। किसी भी वाक्य में नॉट की उपस्थिति, नोबडी, नथिंग, नेवर, इन शब्दों की उपस्थिति ये बताती है कि वाक्य जो है नेगेटिव सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में इटीसी। जब किसी भी वाक्य में नॉट नहीं लिखता होता और नेवर लिखा हुआ आता है तो भी क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नोबडी, नो वन लिखा हुआ आता है तो भी क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। इसकी जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाकी सारा परिवर्तन वैसे के वैसे होता है, कोई परिवर्तन नया चीज़ नहीं होती। जैसे हम जानते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, इसमें भी आता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें भी आती है ऑब्जेक्ट के बाद, और नॉट। देखो यहाँ आप देख रहे हैं नॉट की जगह में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पहले भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ रहा था और जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आ रहा है, फिर मेन वर्ब आ रही है, फिर बाई आता है मेन वर्ब के बाद में, और फिर आता है सब्जेक्ट और फिर आता है ईटीसी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उनके स्ट्रक्चर में भी सिर्फ वही परिवर्तन होता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, यानी सब्जेक्ट कहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सब्जेक्ट की जगह पर। ये क्रॉस चेंजिंग जो हो रही है ये चेंजिंग इसमें भी होती है। अब हम एग्जाम्पल्स से समझने का प्रयास करते हैं किस तरह से इसको चेंज किया जाता है, किस तरह से एक्टिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है रवि डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन। हर बार की तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, चाहे आप नेगेटिव सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस चेंज कर रहे हैं, आपको प्रत्येक बार सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तरीका वही, व्हाट या हुम से क्वेश्चन बनाइए, मेन वर्ब के साथ जोड़कर जो आंसर आएगा वो ही क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट आंसर, क्या आंसर दे रहा है, द क्वेश्चन, क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द क्वेश्चन। अब एक बार हम सभी सेंटेंसेस में केवल ऑब्जेक्ट का पता कर लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया ये। आप इस बात पे कभी ध्यान मत देना कि ऑब्जेक्ट की जगह जैसे पीछे सबसे लास्ट में जो शब्द आ रहा है उसको आप ऑब्जेक्ट मत मान लेना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं कि भाई ज़्यादातर जो पीछे वाला शब्द है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ये चीज़ हमेशा सही नहीं होती है कि पीछे वाला शब्द ही ऑब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ देखो सबसे लास्ट में शब्द आया हुआ है हाउस, नहीं प्रॉपरली, इसमें सबसे लास्ट में शब्द आया हुआ है बर्थडे, लेकिन ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं क्लीन, व्हाट क्लीन द हाउस, साफ क्या कर रहा है, मकान, प्रॉपरली साफ नहीं कर रहा बल्कि साफ क्या कर रहा है, मकान, या साफ क्या नहीं कर रहा है, मकान। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द हाउस हो गया। तो आप ये ना समझे कि सबसे अंतिम वाला शब्द ही ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको वर्ब के साथ व्हाट या होम लगा के क्वेश्चन बनाकर ही आपको आंसर पता करके ऑब्जेक्ट पता करना है, तभी आपका वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का चेंजिंग सही होगा। नहीं तो आप जब बड़े सेंटेंस आएंगे, छोटे वाक्यों में कोई बात नहीं, जहाँ केवल सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो ही सेंटेंस बड़ा आ गया जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, मेन वर्ब भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, अदर्स भी होंगे, फ्रेज भी होंगे, तो उस समय आप उस वाक्य को निश्चित रूप से गलत करेंगे। तो आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट को पहचानने की थ्योरी यही रखनी है। मेन वर्ब का पता कीजिए, उसके साथ आपको व्हाट या हुम जोड़ना है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो पहले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्वेश्चन। दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द हाउस। हमने पता कर लिया ना, व्हाट क्लीन द हाउस। अब तीसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या होगा देखते हैं, इनवाइट।
इनवाइट यानी निमंत्रित करना। अब यहाँ देखो व्हाट इनवाइट, व्हाट का आंसर यहाँ नहीं आ रहा है। whom इनवाइट, किसको इनवाइट कर रहे हैं, अस, तो यहाँ अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर दिस फॉरेस्ट फायर विल नॉट डिस्ट्रॉय रिमोट विलेजेस, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना, किसको बर्बाद कर रहे हैं, रिमोट विलेजेस, किसको बर्बाद नहीं कर रहे हैं, रिमोट विलेजेस, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिमोट विलेजेस। तो इस तरह से आपको व्हाट और whom से ही ऑब्जेक्ट का पता करना है। तो अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पहले वाक्य में सबसे पहले आ जाएगा द क्वेश्चन, उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आई हुई है, डिड, और हमने टेबल में आपको लिखाया था जब डिड आता है या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज या वर का यूज होता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, इसलिए हम यूज क्या करेंगे, वॉज, और आगे आ जाएगा नॉट। पहले डिड के साथ नॉट था, अब किसके साथ नॉट आ गया, वॉज के साथ। द क्वेश्चन वॉज नॉट। फिर आ जाएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब क्या है, आंसर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है आंसवर्ड, ये आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा बाई, उसके बाद में आ जाएगा रवि। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। निशान का किसी प्रकार से परिवर्तन क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द हाउस, तो सबसे पहले यूज करेंगे वर्ड द हाउस। फिर मैन वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुई है, हैड, हेड का चेंज करते हैं तो क्या आता है, हैड बीन। विद्यार्थियों में बार बार आपको कह रहा हूँ, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आपको अपना पहले क्या करना है, पूरे वीडियो को देख के अच्छी तरह से समझना है, और सेकंड बार वीडियो को देखते हुए आपका इसका होमवर्क जो यहाँ पे लिखा हुआ वो करना है। तो आप जब पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके सामने आपका पिछले वीडियो वाला कार्य होना चाहिए, जिससे आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको पता चल सके कि मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ हेड लिखा हुआ आता है तो उसको किस में बदलते हैं, हेड बीन में, और ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था और आपके होमवर्क में ये चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ हेड का किस में बदलाव होता है, हेड बीन में। तो नॉट का यूज कहाँ करेंगे, हेड और बीन के बीच में, इसके बाद में यूज नहीं होगा बल्कि कहाँ होगा, बीच में। इस बात को खास ध्यान रखना है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनती है तो नॉट का यूज उन दोनों शब्दों के बीच में किया जाता है, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ आ जाएगा हेड, नॉट, बीन, और फिर आ जाएगा बाई, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, दे, और आप अपने चार्ट में देख सकते हैं दे को किस में बदलते हैं, डैम में। उसके बाद में देखो ये हो गया पूरा, द हाउस हैड नॉट बीन, सॉरी मैन वर्ब भूल गया मैं, यहाँ आएगी पहले मैन वर्ब। तो मैन वर्ब यहाँ पे क्या लिखी हुई है, क्लीन, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्लीन्ड। द हाउस हैड नॉट बीन क्लीन्ड बाई देम, और उसके बाद में जो बची हुई चीज़ है प्रॉपरली, वो यहाँ लिख दी जाएगी। प्रॉपरली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है जो हमने पीछे लिख दिया। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस बन गया इसका। नेक्स्ट सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं, शी डज नॉट इनवाइट अस इन हर बर्थडे। अब यहाँ पर मैंने कहा था ऑब्जेक्ट क्या है, अस, और अस को जब सब्जेक्ट बनाकर लिखते हैं तो क्या आता है, वी। ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर जाता है, लेकिन जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो वैसा ही रूप बना लेगा, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो वो भी वैसा ही रूप बना लेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अस को हम क्या बनाकर लिखेंगे, वी, क्योंकि इसको हम किसकी जगह पर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह पर। यहाँ आया हुआ डज नॉट, डज नॉट या डज जब भी आता है तो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, आप देख सकते हैं अपने चेंजिंग टेबल में, इज, आर या एम, और यहाँ वी के साथ क्या आता है, आर। फिर नॉट जो है इसके साथ लिख दिया जाएगा, वी आर नॉट, और मैन वर्ब है इनवाइट, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी इनवाइटेड, वी आर नॉट इनवाइटेड बाय। अब यहाँ सी जो है, सी का क्या बनेगा, हर। आप इसको किसकी जगह पर ले जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पर, और सी की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है जो मैंने आपको टेबल में लिखाई होती है वो होती है हर। अब देखना यहाँ आ गया, वी आर नॉट इनवाइटेड बाय हर, हमें उसके द्वारा निमंत्रित नहीं किया गया, इन, और आगे एक बार और हर लिखा हुआ है। इन दोनों हर में डिफरेंस जानना, ये हर तो क्या है, ऑब्जेक्ट फॉर्म है, और ये हर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। इस हर का मतलब होता है
उसने इन्वाइट नहीं किया, और यहाँ होता है उसका, का के की, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो ये आया हुआ है। तो यहाँ आएगा इन हर बर्थडे, यानी उसके जन्मदिन पर, यानी उसने हमें उसके जन्मदिन पर निमंत्रित नहीं किया, या हम उसके जन्मदिन पर उसके द्वारा निमंत्रित नहीं किए गए। तो यहाँ इस तरह से हमने चेंज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस फॉरेस्ट फायर विल नॉट डिस्ट्रॉय रिमोट विलेजेस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? विलेजेस, और विलेजेस का एडजेक्टिव क्या है? रिमोट, तो वो भी साथ में आएगा। एडजेक्टिव हमेशा साथ में रहता है। रिमोट विलेजेस, रिमोट विलेजेस का मतलब क्या होता है? दूर के गांव। फिर यहाँ आया हुआ है विल नॉट। विल और शैल जब भी आता है एक्टिव वॉइस में तो चेंज करते समय हम क्या करते हैं? विल बी और शैल बी। अब जब दो शब्दों की आ गई हेल्पिंग वर्ब, तो पहले हम यहाँ विलेज के साथ क्या आता है? विल आता है, फिर आएगा नॉट, और उसके बाद में क्या लगाएंगे? बी। रिमोट विलेजेस विल नॉट बी, और फिर आ जाएगा डिस्ट्रॉयड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम पहले ही बता चुके हैं इसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाई दिस फॉरेस्ट फायर। तो इस तरह से ये हमने देखा एक्टिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बदलते हैं। अब हम आगे देखेंगे एक्टिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उनको पैसिव वॉइस में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम अपने वीडियो में आगे ये देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में आते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करेंगे। मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी लिख दिए हैं, अब हम इनको चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी पहचान कैसे होती है, और उसको पैसिव वॉइस में किस तरह से स्ट्रक्चर, किस प्रकार के स्ट्रक्चर में परिवर्तित किया जाता है। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस चाहे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो या WH वर्ड से शुरू होने वाला हो, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो वाक्य कैसा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जो ही आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाता है आप ये समझ लीजिए वो सेंटेंस है इंटरोगेटिव। अब यहाँ जो मैंने सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। अब इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको जब आप चेंज करते हैं तो आपको ये तो ध्यान रखना ही है, ऑब्जेक्ट का सबसे पहले पता करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको पता करना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट के साथ कौन से टेंस की कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत जो हो रही है हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। देखो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ETC। पैसिव वॉइस में भी इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की जगह पे क्या जाता है? ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की जगह पे मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या जाता है? सब्जेक्ट और ETC। यानी दोनों ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले होता है। तो इसका मतलब आपके पास जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपके पास तीन काम एक साथ करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट का पता करो, सेकेंड जो हेल्पिंग वर्ब आई हुई है उसका जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स आती है, और थर्ड उस जो ऑब्जेक्ट आपने सोचा है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी। ये तीनों ही चीजें आपको एक साथ पता करके आपको सेंटेंस की शुरुआत करनी है। उससे पहले आपको सेंटेंस बिल्कुल भी शुरुआत नहीं करना या लिखना नहीं है, पहले आप इन तीन चीज़ों का पता करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले वाक्य में देखते हैं, ऑब्जेक्ट का पता आसानी से आपको मालूम चल गया होगा। मेन वर्ब के साथ व्हाट या हुम। डोनेट, डोनेट यानी दान करना। व्हाट डोनेट? मनी, मनी का दान किया। अब ये पता करो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या आएगा? वॉज या वर। मनी के साथ क्या आएगा? मनी जो है वो कम्युनिटिव नाउन है, सामूहिक जो संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वॉज। तो हम यहाँ वर नहीं लिख सकते क्योंकि धन, बहुत सारे धन के अलग अलग प्रकार होते हैं तो वर लिखते हैं, बाकी जब मनी एक सिंगल आता है तो हम क्या लिखते हैं? वॉज। तो यहाँ जैसे हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे,
पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले ही क्या लिखेंगे, वह। ये पता हमें सबसे पहले करना है। अगर आपने ये सही पता कर लिया तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। और आपने जल्दबाजी में केवल ऑब्जेक्ट का ध्यान रखा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं सोचा, तो सेंटेंस निश्चित रूप से गलत होगा। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, आप जो भी क्वेश्चन आंसर करते हैं उसमें आपने परफेक्ट राइट किया है तो ही परफेक्ट नंबर मिलेंगे, नहीं तो सीधा 0 मिलेगा। तो यहाँ जाएगा वर। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या है, मनी, तो यहाँ एज इट इज आ जाएगा मनी। उसके बाद में क्या आती है, मैन वर्ब। देखो ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ आया हुआ है डोनेट, और डोनेट की थर्ड फॉर्म होती है डोनेटेड। तो वर, मनी, डोनेटेड, फिर आ जाएगा बाय, और उसके बाद में जो यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है यू। और आपने अपने टेबल में देख लिया होगा यू को किस में चेंज करते हैं, यू में ही बदलते हैं। वह, मनी, डोनेटेड बाय यू। फिर लास्ट में बची हुई चीज फॉर होमलेस शेल्टर, यानी घर विहीन जो शरणार्थी है उनको आपने धन दान किया या नहीं। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस का फॉर्मेट या सेंटेंस का जो टाइप है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ भी इंटरोगेटिव था तो यहाँ भी क्या आएगा, इंटरोगेटिव। सेकंड सेंटेंस, सबसे पहले क्या पता करो, ऑब्जेक्ट। वेडिंग प्लानर मेड व्हाट, मेड ऑल द रिजर्वेशंस, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसको हमें किस में बदलना है, सब्जेक्ट की जगह पर लाना है, ऑल द रिजर्वेशंस। अब यहाँ क्या आया हुआ है, हैज जब होता है एक्टिव वॉइस में, हैज और हैव होता है तो किसमें बदलता है, हैज बीन और हैव बीन। और रिजर्वेशंस के साथ क्या आएगा, हैव बीन। तो हैव तो हम लिखेंगे सबसे पहले, फिर आ जाएगा ऑल द रिजर्वेशंस। मेरी बात ध्यान रखना, दो में जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो आपको पहला शब्द पहले लिखना है और फिर एक शब्द ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लिखने के बाद बचा हुआ शब्द। तो हैव ऑल द रिजर्वेशंस, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, बीन। और यहाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, मेड। उसके बाद में बाय, और फिर आ जाएगा वेडिंग प्लानर। ये आ गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर, वेडिंग प्लानर, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, इज ही प्रेजेंटिंग ए न्यू ड्रामा ऑन द स्टेज। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अगर आप वो सिद्धांत रखते हैं कि भाई सबसे लास्ट वाला शब्द ही ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ आपकी गलती होने के चांस होंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट वाला शब्द है ऑन द स्टेज और ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का पता, प्रेजेंट, व्हाट प्रेजेंट, ए न्यू ड्रामा। ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू ड्रामा। तो इसलिए अगर आप उस सोच के साथ चलते हैं कि नहीं अंतिम शब्द जो होगा वही ऑब्जेक्ट होगा तो वो गलत होगा। यहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्ट है ए न्यू ड्रामा, सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आई हुई है, इज, और जब भी इज आता है तो पैसिव वॉइस में आएगा इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, जो भी आता है, और जो आईएनजी फॉर्म है उसकी जगह आ जाएगी थर्ड फॉर्म। अब यहाँ देखो ए ड्रामा, ये ऑब्जेक्ट है, ए न्यू ड्रामा, ये क्या हो गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज। फिर ए न्यू ड्रामा और बचा हुआ जो हेल्पिंग वर्ब का हिस्सा है बीइंग, वो यहाँ आएगा, ए न्यू ड्रामा, इज ए न्यू ड्रामा बीइंग, और फिर आ जाएगा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंटेड, फिर बाय, और उसके साथ आ जाएगा ही का क्या बनता है, हिम, और ऑन द स्टेज, और लास्ट में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट वाला सेंटेंस, उसमें हम कैसे चेंज करेंगे, वही तरीका, ऑब्जेक्ट सबसे पहले पता करते हैं, साइन, साइन का मतलब हस्ताक्षर करना, क्या हस्ताक्षर किया, द ट्रीटी, समझौता, तो ये आएगा। द ट्रीटी क्या है, सिंगुलर, यहाँ क्या आया हुआ, वर, वर की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर बीइंग या वॉज बीइंग, और द ट्रीटी के साथ क्या आएगा, वॉज, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉज। देखो हमें हर बार जो है हेल्पिंग वर्ब का पता सबसे पहले करना है, वॉज द ट्रीटी बीइंग, आधा हिस्सा यहाँ आ गया, फिर साइन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी SIGNED, साइन, और आ जाएगा बाय, और दे का क्या बदलता है, देम, तो यहाँ आ जाएगा देम, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज हमने अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ये सीखा।
आपको इस वीडियो में बताए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो जिस तरह से एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। लेकिन जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए थे आपको, सबसे पहले आपको बिल्कुल केयरफुली इस वीडियो को देखना है, इसको समझना है। जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपका पिछला वाला होमवर्क आपके सामने होना चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उससे मैच कर सकें और आपको वापस रिमाइंड हो सके। और एक बार वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर वापस देखते हुए इससे क्या करना है, क्वेश्चन आंसर आपको जो दिए हुए इसमें एग्जाम्पल्स वो राइट डाउन करने हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना है। थैंक्स एंड जय गुरुदेव।